कितना सुहाना मौसम है। ये ठंडी हवाएं लगता है जैसे रूह में उतर रही हैं। फिर रूही अपने घर के अंदर से अपनी छोटी बहन को आवाज लगाती है। सुनो लियाना, बाहर आओ, देखो कितनी सुंदर बारिश हो रही है। आओ ना, दोनों बारिश में भीगते हैं, आनंद लेते हैं बारिश का। उसकी आवाज सुनकर लियाना भी घर से बाहर निकल आई और दोनों बहनें बारिश में भीगने लगीं। तभी उनकी नजर सामने पड़ी जहाँ पर एक काली बिल्ली कीचड़ में बुरी तरह फंसी हुई थी। वो जोर जोर से चीख रही थी। दीदी, ये बिल्ली बारिश में कितनी बुरी तरह भीग रही है। लगता है कीचड़ में धंस गई है। इसकी चीखें बता रही है ये प्रयास कर रही है और थक चुकी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लियाना, तुम ठीक कह रही हो, चलो उसकी मदद करते हैं। रूही और लियाना अपने पेड़ के ऊपर बने घर से नीचे उतरी और उस बिल्ली को कीचड़ से निकाला। वो बिल्ली जैसे उसके शरीर में जान ही बाकी न हो। दीदी, लगता है ये बहुत बीमार है या बारिश में भीगने से हो गई हो। इसको घर ले चलते हैं। दोनों उसको घर के अंदर ले जाती हैं। जैसे ही बिल्ली अंदर आई, वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। लियाना, इस बिल्ली का तुम ध्यान रखो, मैं इसके लिए कुछ लेकर आती हूँ। दोनों बहनें उस बिल्ली की सेवा में लग गईं। थोड़ी ही देर में उस बिल्ली ने आंखें खोल दी। बिल्ली ने इधर उधर देखा और उसके अंदर जो हुआ उससे दोनों बहनें बुरी तरह चौंक गईं, क्योंकि वो बिल्ली ठीक होते ही एक सुंदर सी लड़की में परिवर्तित हो गई। तुम तो बिल्ली थी ना, अचानक इंसान कैसे बन गई? बिल्ली ने डरते हुए कहा। मैं इंसान ही हूँ और कुछ देर के लिए बिल्ली का रूप धारण कर सकती हूँ। मैं बहुत बुरी समस्या में फंस गई हूँ। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? उसकी बात सुन दोनों बहनें चुप हो गईं। आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। मुझे तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। देखो, तुम जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में किसी बड़ी समस्या में हो। तो बताओ, हम तुम्हारी इस तरह मदद कर सकते हैं। क्या कर रही है लियाना? अगर माँ ने इसको यहाँ देख लिया तो तुम जानती हो ना कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। माँ हमको किसी से मिलने नहीं देती, कहीं आने जाने नहीं देती। अगर इस लड़की को यहाँ देख लिया तो माँ ना जाने क्या कर देंगी। आप इसकी चिंता मत करो, मैं अभी दरवाजा बंद कर देती हूँ। माँ को कुछ पता नहीं लगेगा। अभी माँ घर पर नहीं है, जब तक आएंगी तब तक सब ठीक हो जाएगा। आखिर अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान कैसे कहलाएंगे? उसकी बात सुनकर रूही चुप हो गई। बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम और क्या समस्या है तुम्हारी? मेरा नाम हुरेरा है और मैं न्यू मोरा ग्रह की रहने वाली हूँ। धरती पे किसी काम से आई थी। न्यू मोरा ग्रह में प्रवेश करने का एक खास कोहिनूर था। वो कोहिनूर मेरा गुम हो गया है। अब मैं अपने ग्रह पे वापस प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो मेरे दूध के बिना जिंदा कैसे रहेंगे? हुरैरा ने देखा दोनों बहनें उसकी बात को गौर से सुन रही हैं। आप दोनों के हाथ में मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो एक माँ से उसके दूध पीते बच्चे को मिला भी सकते हैं। चाहें आप इस बारिश में मुझे घर से निकाल भी सकते हैं। मैं उफ तक नहीं करूँगी। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिल में एक उम्मीद तो है अपने बच्चों से मिलने की। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें तड़प गईं। लियाना, मैं माँ को देखती हूँ, तुम इनकी मदद करो। रूही बाहर आ गई और लियाना हुरैरा से कुछ पूछने लगी। कुछ ही देर में वो हुरैरा के बताए हुए रास्ते पर चल दी। चलते चलते वो एक सुनहरी गुम्बद के पास पहुंची, जहां बहुत सारे परिंदे उड़ रहे थे। ना जाने क्यों एक अजीब सा खौफ है मन में। शायद पहली बार घर के बाहर निकली हो, इसीलिए। सामने दिखती मीनार के वो बिल्कुल नजदीक चली गईं। उस मीनार पर वो ऊपर चढ़ गईं, जैसा उसको हुरैरा ने बताया था। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। इतनी ऊंचाई में मुझे कुछ नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। अब ये मीनार कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, ग्रह तक तो नहीं जा सकती ना? वो सोच ही रही थी, तभी एक सफेद बगुला वहाँ आकर खड़ा हो गया। चलो, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ और मैं तुमको उस ग्रह तक ले जा सकता हूँ जहाँ तुम जाने का सोच रही हो। अरे, ये बगुला कितना बड़ा है। इसकी पीठ पे बैठ गई तो ना जाने क्या होगा। नहीं बैठी तो उस हुरैरा के छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मेरे होते हुए किसी के बच्चे भूख से मरे, मैं ये कभी नहीं देखूंगी। उसने ज्यादा न सोचते हुए बगुले की पीठ पर बैठ गई। बगुला अपनी पूरी रफ्तार से उड़ने लगा। वो बादलों के बीच उड़ने लगी। नीचे की जमीन उसको बहुत ही छोटी और सुंदर नजर आ रही थी।
उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद एक परिंदा हो जो कभी घर से नहीं निकली थी। आज वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रही थी। देखते ही देखते वो न्यूमोरा ग्रह में प्रवेश कर गए। बगुले ने लियाना को वहीं उतारा। अब देखो, इससे आगे का रास्ता मैं तय नहीं कर पाऊंगा। आगे तुमको अकेले जाना होगा। तुम्हारा धन्यवाद, तुम मुझको यहाँ तक लेके आए। जो काम तुम कर रही हो वो भी आसान नहीं है। अपनी दुनिया से तुम न्यूमोरा ग्रह तक आ गई हो। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। क्या तुम धरती पे रहने वाले सारे लोगों की इसी प्रकार सहायता करती हो? अब तुम अंदर जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। जाओ। बगुला तेजी से आसमान में उड़ गया और लियाना न्यूमोरा ग्रह में प्रवेश कर गई। वहाँ एक भी आदमी उसको नजर नहीं आया, ना ही वहाँ पेड़ पौधे थे। कितनी विचित्र जगह है, ना कोई नजर आ रहा है ना पेड़ पौधे। बहुत भय लग रहा है, अब किस तरफ जाऊं? वो इधर उधर देखने लगी। एक तरफ उसको हल्की ध्वनि सुनाई दी। शायद इसी तरफ से आवाज आ रही है। कोई तो है जो धुन बजा रहा है, मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। लियाना उस तरफ चल दी जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाकर उसने देखा एक आदमी जिसकी उम्र 60 साल रही होगी, वो बैठा धुन बजा रहा था। उसके सर पर ताज था। लियाना उसके पास गई और बोली, क्या आप यहाँ के महाराज हैं? नहीं बालिका, मैं राजा नहीं बल्कि मालिक हूँ यहाँ का। मालिक? क्या तुम धरती लोक से आई हो? जी, आपको कैसे पता? क्योंकि धरती लोक पर राजा होते हैं और हमारे ग्रह पे मालिक। अब ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? इस ग्रह की एक लड़की है हुरैरा, वो हमारी धरती लोक पे फंस गई है। उसके 2 छोटे बच्चे यहाँ पे हैं क्या? आप मुझे बता सकती हैं हुरैरा के बच्चे कहाँ हैं? या आप वो कोहिनूर मुझे दे दीजिए जिससे इस ग्रह का मार्ग खुल जाए और हुरैरा अपनी दुनिया और बच्चों के पास लौट आए। आप इस दुनिया के मालिक हो ना, तो कोहिनूर आपके पास ही होगा। उसकी बात सुनकर मालिक जोर जोर से हंसने लगा। फिर रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोला, हुरैरा ने अपना काम कर दिखाया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम यहीं रहो आराम से अपने पिता के साथ। पिता? कौन सा पिता? मैं इस ग्रह का मालिक, तुम्हारा असली पिता हूँ। और हुरैरा को मैंने ही तुम्हारी दुनिया में भेजा था तुमको ले आने के लिए। तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई? और हुरैरा कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप पहेली मत बुझाओ, बस आप मुझे कोहिनूर दे दो ताकि हुरैरा अपनी दुनिया में लौट आए। तुमको यहाँ आने के लिए किसी कोहिनूर की जरूरत पड़ी थी क्या? क्या इस ग्रह का द्वार किसी कोहिनूर से खोला तुमने? नहीं नहीं, वो तो खुद ही खुल गया। बस एक बगुले ने मेरी मदद की। वो बगुला भी ग्रह के अंदर नहीं आया होगा। अंदर तुम अकेले ही आई हो। हुरैरा ने तुमसे झूठ बोला, उसका कोई कोहिनूर गुम नहीं हुआ। तुमको यहाँ तक लाने के लिए मैंने ही उसको भेजा था। तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी दूसरी बहन को भी हुरैरा यहाँ भेज देगी। तुम आराम से यहाँ रहना। छल हुआ है मेरे साथ। आप क्यों हमें यहाँ रखना चाहते हैं? हर बाप चाहता है कि उसकी संतान उसके साथ रहे, जो सारी जिंदगी उसने इकट्ठा किया उसका फायदा उठाए। उसमें गलत क्या है? गलत तब होता जब तुम दोनों बहनों को भूलकर यहाँ रहता आराम से। माना कि बहुत वर्षों तक तुम दोनों से मिला नहीं, परंतु अब तो तुम दोनों को बुला रहा हूँ ना, ताकि इस ग्रह पे तुम्हारा भी अधिकार हो। वहीं दूसरी तरफ रूही अब तक लियाना के ना लौटने से बहुत परेशान थी। हुरैरा, अब तो रात होने का खाई है, अब तक लियाना नहीं आई। माँ काम से आती होंगी, उनको क्या जवाब दूंगी? तुम बताओ ना, वो कब तक लौटेंगी? हुरैरा कुछ बोल पाती तभी बाहर से लता जी की आवाज आई। रूही, लियाना, कहाँ हो दोनों? देखो मैं आ गई हूँ, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज सुबह से कुछ नहीं खाया। बारिश होने लगी थी तो सोचा जल्दी काम खत्म करके बच्चों के साथ ही खाऊंगी। माँ की आवाज सुनकर रूही ने दरवाजा अच्छे से बंद किया। अब क्या होगा? अब तो माँ भी आ गई। तुम परेशान नहीं हो, उनको कुछ पता नहीं लगेगा। लता ने देखा आज उसकी बेटियाँ उसकी आवाज सुनकर भी नहीं आई तो उसको कुछ अजीब लगा। वो उसके कमरे के पास आकर खड़ी हो गई। अंदर से दरवाजा बंद था
और किसी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। पैरों की आहट से रूही समझ गई कि माँ उसके कमरे के बाहर खड़ी है। हुरैरा, तुम छुप जाओ, माँ ने तुमको देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मैं बाहर जाके माँ को संभालती हूँ, तुम यही रहना। रूही ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो बाहर आई, लता उसको घूर रही थी। क्या छुपा रही हो? नहीं नहीं तो माँ। आज तुम्हारा दरवाजा क्यों बंद था? और लियाना कहाँ है? लियाना तो लकड़ी लेने, पानी लेने। इतना बोलकर वो चुप हो गई, झूठ बोल ही नहीं पाई। तुम दोनों बहनों को इतनी आजादी नहीं दी मैंने। जो घर के बाहर जाओ, पानी लाओ या लकड़ी, तुम्हारा बस एक काम है, घर में रहो, अच्छे से अच्छा खाओ पियो, आराम करो। और इसीलिए पेड़ के ऊपर ये घर बनाया है ताकि आसानी से तुम नीचे ना उतर सको। अब ये बताओ, झूठ क्यों बोला? लता दरवाजा खोलकर अंदर गई। कमरे में हुरैरा कोने में छुपी हुई थी। हुरैरा को देखकर लता 2 कदम पीछे हट गई। ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ नहीं आ सकती। पर अब तो आ गई हूँ और आपकी एक बेटी को वहाँ पहुँचा भी दिया जहाँ उसको नहीं जाना था। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बेटी वहाँ नहीं जा सकती। मेरी बेटी मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करती। मैंने उनको हर पल हर दिन यही सिखाया है, बस उनको मुझसे पूछे बिना कुछ ना करना पड़े। और मेरी बेटियाँ मेरा गुरूर हैं। रूही, बताओ जरा अपनी माँ को। हुरैरा, माँ, क्या आप दोनों जानती हो एक दूसरे को? हाँ, बहुत अच्छे से। बताओ ना लता जी। लता पागलों की तरह हर जगह लियाना को ढूंढने लगी, परंतु वो नहीं मिली। लता जमीन पर बैठ गई, जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। माँ, बताओ ना क्या हुआ? दूर हटो तुमने वही किया ना जो मैं नहीं चाहती थी। आज मेरी 19 साल की तपस्या भंग हो गई। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी कुछ ही पल में, और हुरैरा रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसको देख रही थी। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हुआ है? क्या तुम जानना चाहती हो क्या हुआ था 19 वर्षों पहले? तो सुनो। लता ने रूही के सामने वो सब बोलना शुरू कर दिया जो उसने 19 साल पहले कहीं दफन कर दिया था। सुबीर एक साधारण व्यापारी था, जिस वजह से उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन वो गांव के एक आदमी के यहाँ कपड़ा लेकर गया। काका, आपकी पत्नी को बुलाइए ना। उन्होंने मुझे नए नए रंग की साड़ी लाने को बोला था। मैं उनके लिए बहुत मेहनत से साड़ी बना के लाया हूँ। अरे बिटवा, तुम्हारी काकी का पिछले हफ्ते ही देहांत हो गया। अब घर में कोई 40 दिन तक नया कपड़ा नहीं खरीदा जाएगा। बेटा, तुम इन कपड़ों को कहीं और बेच दो। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? काकी के कहने पर मैंने उनकी पसंद के कपड़े बनाए, लोगों से उधार लेके इन कपड़ों की रंगाई में लगाए पैसे। अब मुझसे ये कपड़े कोई नहीं लेगा। सबको उनकी पसंद के ही कपड़े चाहिए होते हैं। बूढ़े ने न कुछ कहा न सुना, अंदर चला गया। उसकी गुर्बत और मेहनत ने उसको निचोड़ कर रख दिया। वो कपड़ों की पोटली लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा जो आखिरी सांस गिन रहा था। शायद ये किसी मुसीबत में है। सुबीर उसके पास गया। अब बाबा, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे पुत्र, मुझे मेरे गृह पे पहुंचना है। मेरा बगुला आज मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा। शायद वो भी मुझे ढूंढ नहीं पा रहा। बेटा, क्या तुम मेरे बगुले तक मुझे पहुंचा सकते हो? आप गृह के रहने वाले हैं मतलब? हाँ पुत्र, मैं किसी काम से धरती पे आया था और मार्ग भटक गया। मेरा बगुला बिछड़ गया मुझसे। क्या तुम मुझे उस मीनार तक ले जा सकते हो जो छापर गांव से दिखाई देती है बेटा? छापर गांव तो यहाँ से बहुत दूर है काका, आप चल नहीं पाओगे। अच्छा, आप एक काम करो, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको मीनार तक पहुंचा दूंगा। चलो आओ काका। सुबीर काका साहब को मीनार तक पहुंचा देता है। मीनार पर एक बगुला तुरंत प्रकट होता है। काका, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ, मैं मार्ग भटक गया था। ये सुबीर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाता। अब चलो, जल्दी से चलो। काका साहब बगुले की पीठ पर बैठ गए, परंतु वो इतने कमजोर हो गए थे कि ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। सुनो मानव, तुम नेक लगते हो। काका साहब हमारी दुनिया के मालिक हैं। इनको कुछ हो गया तो पूरे गृह का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम काका साहब को पकड़ के बैठ जाओ ताकि वो गिरे नहीं। पकड़ो, बैठो।
सुबीर ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते वो न्यूमोरा ग्रह में पहुंच गए। काका साहब की ऐसी हालत देखकर सब लोग उसके आसपास आ गए। ग्रह का एक आदमी जो देखने में सरदार लग रहा था बोला, काका साहब, आप एक दिन का बोल के गए थे, 11 दिन कैसे हो गए और आपकी ये हालत कैसे हो गई? हाँ, मैं वहाँ पे मार्ग भटक गया था, बगुला भी बिछड़ गया था। 10 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं, शरीर कमजोर हो गया है। शायद अब मैं नहीं जी पाऊंगा। अरे तो काका, आपके बिना यहाँ के लोग क्या करेंगे? और ये आदमी कौन है जिसको आप धरती से लाए हैं? कौन है ये? सुबीर ने देखा यहाँ हर तरफ सोने चांदी के गहनों से लदे लोग हैं। गरीबी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। बाप रे, इतना धन है यहाँ, क्यों न मैं यहीं बस जाऊं। अब बुढ़ापे में कपड़े की रंगाई भी नहीं होती है। 2 बेटियां हैं, उनका विवाह का खर्चा कैसे होगा? अभी तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाया हूँ। सारी जिंदगी परिवार को संभालने में निकल गई। पहले माँ और बहन का बोझ उठाया, अब 35 साल की आयु में विवाह हुआ जैसे तैसे, और अब 2 बेटियां हो गईं। अपने बारे में कब सोचूंगा? फर्ज तो बहुत निभा लिया, अब कुछ अपने लिए करना है। अरे काका साहब, बताओ तो सही, ये आदमी है कौन? काका साहब ने सुबीर की ओर उंगली उठाई और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। अरे मालिक, मालिक, अब इस ग्रह की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इस ग्रह की जिम्मेदारी? अरे वो यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे काका साहब की वो मुझे धरती से इसीलिए लाए हैं क्योंकि उनको पता था 10 दिन भूखे रहने के बाद वो जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना है इस ग्रह की जिम्मेदारी के लिए। अरे हम कैसे यकीन कर ले? तुमको हम नहीं जानते, और रही इस ग्रह की जिम्मेदारी की बात तो वो हम देख लेंगे, नहीं तो। इतनी आसानी से ये लोग नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ तो तिकड़म सोचना होगा। उसने एक तरफ देखा जहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी हंस रही थी। हैं? पूरे ग्रह में लोग मातम में हैं और ये हंस रही है। वाह भाई। सुबीर उसके पास गया। ओ, तुम हंस क्यों रही हो? तुमको अफसोस नहीं है कि काका साहब चले गए, यहाँ के मालिक चले गए? बहुत खुशी है, यहाँ के लोग बहुत कूदते थे ना काका साहिब पे, आज वो काका साहिब ही मिट गया। ऐसा भी क्या था उनमें जो तुम उनसे इतनी नफरत करती हो? हैं? उस काका साहिब ने मुझे इस ग्रह से निकाल दिया था, एक छोटी सी गलती पर आज 12 वर्षों बाद मैं इस ग्रह पर लौटी हूँ, परंतु उसके मरने के बाद ही मैं यहाँ आ पाई हूँ। जब तक वो जिंदा था तब तक यहाँ का द्वार मेरे लिए खुला ही नहीं, आज एक पल में खुल गया। फिर तुम रहती कहाँ थी? भटकती रहती थी सहराओं में, अब से यही रहूंगी और इन सब की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, जिसने एक बार भी काका साहिब को ये करने से नहीं रोका कि मेरी एक छोटी सी गलती से मुझे निकाल दिया गया था। ओह, तो क्या तुम और मैं साथ में मिलके इन लोगों को सजा दें? क्यों? तुम कौन हो और क्या मकसद है तुम्हारा? इंसान हूँ, पृथ्वी लोक से आया हूँ और काका साहब की जगह लेना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे भी मुझे किसी की जगह तो नहीं चाहिए, परंतु ग्रह के लोगों को हर पल खौफ में कटे, ये मैं चाहती हूँ। तुम नियम से बिल्कुल नेक नहीं लगते। तुम यहाँ के मालिक नहीं बने तो कोई और बनेगा, फिर वो मुझे दोबारा निकलवा देगा, इसलिए तुम ही बन जाओ और वादा करो मुझे नहीं निकलवाओगे, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और इस तरह दोनों ने मिलकर उस ग्रह पर कब्जा जमा लिया। सुबीर को कोई भी काका साहब की जगह देने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग अपने ही गम में डूबे हुए थे। तभी हुरैरा ने एक बिल्ली का रूप धारण किया। देखते ही देखते जुगाड़ू ससुराल की देसी खेती। ये लीजिए बहन जी, आपकी आधा किलो गोभी और आधा किलो भिंडी और साथ में ये फ्री धनिया। भैया ये आपके पैसे। वैसे भैया आपने अपनी ठेले पर ये खराब सब्जी क्यों रखी हुई है? इस तरफ सारी साफ सुथरी हरी ताजी सब्जियां हैं और इधर ये खराब निशान पड़ी। इन्हें यहाँ नीचे डाल दो ना, गायें आएगी तो खा लेगी। अरे बहन जी, ये सब्जियां तो अभी बिकेंगी, इसे लेने के लिए ग्राहक आने ही वाले होंगे। भैया ये सब्जियां तो फेंकने लायक है, भलाई से कौन खरीदेगा? सब्जी खरीदने आई मधु सब्जी वाले की बात सुनकर इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में सब्जी का थैला लिए एक आशा नाम की औरत आती है। भैया सब्जी छाट कर रख दी थी आपने, इस थैले में डाल दीजिए। आशा की बात सुनकर सब्जी वाला वो सड़ी कली और निशान पड़ी हुई सब्जियों को आशा के थैले में डाल देता है और आशा उस सब्जी वाले को 20 रुपए देती है, जिसे देखकर वो सब्जी वाला, अरे काहे के 20 रुपए, 30 रुपए की सब्जी है, सारी लाओ और 10 रुपए और दो। भैया और दिनों के हिसाब से तो आज सब्जियां कुछ ज्यादा ही खराब लग रही हैं और कितने निशान भी है।
इन पर 20 रुपए सही है इसके? इसे थोड़ा साफ करके बेचने पर लोग 50 रुपए में खरीद कर लेकर जाएंगे। 10 रुपए दो या तो सारी सब्जी वापस रख दो। सब्जी वाले की बात सुनकर आशा अपने बटुए से अब 10 रुपए का नोट निकालकर उस सब्जी वाले को दे देती है, जिसे देखकर आरती और मधु। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कहीं देखा है? अरे आरती, ये तो वही है जो हमारी पिछली गली में रहती है। अरे जिसका वो छोटा सा घर है। अरे हाँ, याद आया, तुम भी सारी सब्जी ले जाती हो पकाने के लिए। अरे ये सब तो फेंकने लायक है, तुम इसमें से पकाओगे क्या? हाँ, लेकिन वो अभी घर के हालात कुछ ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मैं ये थोड़ी सस्ती सब्जी ले जाती हूँ घर के लिए। अरे सस्ती नहीं, बेकार बोलो। घर के हालात ठीक नहीं है, बात समझ आती है, लेकिन इस तरह की सब्जियां कौन खाता है? इसे खाकर बीमार पड़ना है क्या? रहने दे मधु, इन गरीबों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। हमें तो बस लगता है इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत पैसा है। पता नहीं इतना पैसा रखकर ये लोग जाएंगे कहाँ। आरती और मधु की ऐसी बातें सुनकर आशा को थोड़ी शर्म महसूस होती है और वो फौरन अपनी सब्जी का थैला लिए सीधा घर पर आ जाती है। आशा बहू आ गई तू। आ जाने में काफी वक्त लग गया है। पता है बच्चे कब से खाना खाने के लिए कह रहे हैं। आज तो मुझे भी शाम से ही भूख लग गई है। माँ जी, वो आगे वाला रोड बन रहा है ना, तो पीछे वाले रोड से आई थी, इसलिए टाइम लग गया। मैं भी खाना बना देती हूँ। आशा अपनी जेठानी के साथ अब सब्जियां को छाटने के लिए बैठ जाती है, तो वहीं माया आटा गूंथ रही होती है। इस बार तो आटा भी काफी जल्दी खत्म हो गया। 2 दिन के लिए ही आटा बचा है, फिर क्या करेंगे हम? इतनी जल्दी आटा कैसे खत्म हो गया? पूरे दिन भर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना तो खा पाते हैं हम। अर्जुन का काम भी पिछले 3 महीने से मंदा पड़ा है, अब राशन कहाँ से आएगा? माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही है? कुछ न कुछ जुगाड़ निकल ही जाएगा। वैसे आशा, आज तुम ये सब्जियाँ कहाँ से लेकर आई हो? ये कुछ ज्यादा ही खराब नहीं है? आधे से ज्यादा तो फेंकने में ही चली गई। क्या करूँ भाभी, सब्जी वाले के पास यही सब्जी बची थी और तो उसने सब्जी के भी 30 रुपए लिए। रत्ती भर तो सब्जी है, सब कैसे खाएंगे? अब हर बार की तरह इस बार भी सब्जी में पानी ही मिलाना होगा, तभी सबकी प्लेट में आधी आधी कटोरी सब्जी आएगी। सब्जी बनाते हुए संगीता ढेर सारा पानी डाल देती है, तो वहीं माया सभी घर वालों के लिए एक एक रोटी बना देती है। थोड़ी देर में अर्जुन आ जाता है और अब सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आप रोज रोज ये पानी वाली सब्जी बनाकर रख देती है और खाने के लिए भी सिर्फ 1 रोटी देती है। पता है स्कूल में कितनी भूख लगती है? मेरा तो रोज रोज ये खाना खा खाकर मन ऊब सा गया है। आखिरकार कब तक यही खाना मिलेगा हमारे शरीर को? ये सारी सब्जी से तो शरीर में रत्ती भर ताकत नहीं आती। इस उम्र में ही हाथ पैर दुखने लग गए हैं। ऐसे तो फिर मैं आगे क्या ही करूंगा? अनिल के जाने के बाद सब कुछ कितना बदल सा गया है। कितने अरमान लेकर हम इस शहर में आए थे। सोचा था गांव से बाहर आए हैं, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सब कुछ बेचकर गांव में हमने शहर में छोटा सा घर लिया, लेकिन कुछ महीनों में सब कुछ बदल गया। गांव की जमीन को बेचकर पूरा परिवार 8 महीने पहले ही गांव से शहर आया था। कुछ ही हफ्तों में इन सबकी जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उर्मिला के बड़े बेटे अनिल की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद घर के हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि अभी तक ये पूरा परिवार खुद को संभाल नहीं पाता। सभी आंखों में पानी लिए खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी सबको पड़ोस के घर से अच्छी खुशबू आने लगती है। लगता है आज पड़ोस में फिर से कुछ अच्छा बन रहा है। आज पड़ोस के घर में रोज कुछ ना कुछ बढ़िया ही बनता है, सिवाय हमारे घर छोड़कर। मेरा भी यही खुशबूदार सब्जी खाने का मन कर रहा है। मुझे नहीं खानी है पानी वाली सब्जी। अरे मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ रोज यही पानी वाली सब्जी खा खा कर। पता नहीं हमारी पड़ोसन सब्जी देगी या नहीं, लेकिन मैं फिर भी कटोरी लेकर जाती हूँ। क्या पता थोड़ी सब्जी दे दे। गाँव में तो हम सब एक दूसरे को बिना मांगे ही सब्जी दे दिया करते थे। संगीता कटोरी लेती है और अब पड़ोस में रह रही अपनी पड़ोसन आकांक्षा के घर जाती है। संगीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस वक्त? आज घर में सब्जी थोड़ी अच्छी नहीं बनी थी, तो बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए सोचा कि तुमसे आकर थोड़ी सब्जी मांग लूं। हाँ, बस यही रह गया ना कि मैं इन गरीबों को अपने घर की सब्जियां देती रहूं। आज तो मैं इसे ऐसी सब्जी दूंगी ना कि कभी दोबारा मेरे घर पर नहीं आएगी सब्जी लेने। हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं भी लेकर आती हूँ। आकांक्षा संगीता से कटोरी लेकर किचन में जाती है और उसमें अपनी बनाई हुई सब्जी डालकर ऊपर से ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर मिला देती है। अब इस तीखी सब्जी को खाकर पूरे परिवार की खटिया खड़ी हो जाएगी। फिर ये दोबारा कभी नहीं आएगी मुझसे सब्जी मांगने। संगीता सब्जी लेकर घर आती है, जिसे देखकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश होता है। चलो, आज कितने दिनों के बाद घर में अच्छी सब्जी आई है। सबसे पहले सब्जी मैं खाऊंगा। मम्मी, सब्जी मुझे दो ना। संगीता थोड़ी थोड़ी सब्जी सभी की प्लेट में डाल देती है और अब सब जैसे ही सब्जी का पहला निवाला खाते हैं तो मिर्च के मारे उन सबका मुंह जलने लगता है। अरे हे भगवान, अरे सब्जी में कितनी मिर्ची डाल दी है इन लोगों ने। इतनी तीखी मिर्ची खाते हैं क्या ये? मम्मी जल्दी से पानी दो ना, बहुत मिर्ची लग रही है, बहुत तीखी सब्जी है ये। सब्जी में तो इतनी मिर्ची कोई नहीं डालता। लगता है आकांक्षा ने जानबूझकर सब्जी में मिर्ची डाली थी ताकि हम दोबारा कभी इससे सब्जी ना मांग सके। सब्जी नहीं देनी थी तो मना कर देती। इस तरह क्यों किसी गरीब का दिल दुखाया?
पूरा परिवार गिलास भर भर के पानी पीता है, लेकिन मिर्ची इतनी ज्यादा थी कि वो अपने घर की बनी हुई सब्जी रोटी भी नहीं खा पाते और अब ऐसे ही सभी को सोना पड़ता है। अगले दिन, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज 1-2 जगह और जाऊंगा। अरे कब तक इतनी सी तनख्वाह में घर चलेगा, और सच कहूं तो घर चल भी नहीं कहाँ पा रहा है। मैं आपके लिए रात की रोटी सब्जी बांध देती हूँ, थोड़ी सी रखी हुई है, बाकी का मैंने बच्चों को दे दिया था। रहने दो, 2-3 बजे खाने का टाइम होता है फैक्ट्री में, तब तक तो वो रोटी सब्जी खराब भी हो जाएगी। तुम लोग घर पर ही खा लेना। पता नहीं भगवान हमसे किस बात की परीक्षा ले रहा है। खाने खाने के लिए मोहताज हो गए हम। साफ सुथरी सब्जी देखे हुए जमाना बीत सा गया है। अर्जुन अब सीधा अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में बच्चों का लंच टाइम होता है और जैसे ही अरुण और साक्षी अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो उसमें रखा खाना खराब हो चुका था, जिसकी बदबू पूरी क्लास में फैल जाती है। चीची कितनी गंदी बदबू आ रही है इन दोनों के लंच बॉक्स में से। हाँ, हमसे दूर होकर बैठो, लग रहा है कोई चूहा मर गया है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। पूरी क्लास के बच्चे और साक्षी और अरुण को चिढ़ाने लगते हैं कि तभी क्लास टीचर रेखा आती है। क्या हो रहा है यहाँ? लंच टाइम है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लासरूम को फिश मार्केट बना दो। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? टीचर ये बदबू ना साक्षी और अरुण के लंच बॉक्स से आ रही है। बहुत गंदी बदबू आती है इनके लंच बॉक्स में। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे लंच में से? तुम क्या सड़ा हुआ खाना लेकर आते हो? कल अपनी मम्मी को बुलाकर लेकर आना और अपना ये टिफिन जाकर खाली करो, वरना हम सब तो बदबू में ही मर जाएंगे। दोनों बच्चे अपना अपना टिफिन उठाते हैं और बाहर ले जाकर सारा खाना कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में, अरे आज तो लंच नहीं लाया क्या? हाँ यार, मैं वो टिफिन घर पर ही भूल गया था। तो मेरे साथ आ जाना, आज मैं एक्स्ट्रा रोटी लेकर आया हूँ। अरे नहीं तू खा, मैं सुबह घर से खाकर आया था पेट भर कर, मन नहीं कर रहा अभी। अरे झूठ मत बोल, मुझे पता है अभी तेरे हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और तूने कुछ नहीं खाया है। चल आ जा, चुपचाप से आ। अपने दोस्त राम के साथ लंच करते हुए अर्जुन की आंखें भरने को आ जाती हैं। आए दिन अर्जुन की फैक्ट्री के दोस्त उसे अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा खाना खिला दिया करते थे, लेकिन अपने परिवार की परेशानी को देखकर अर्जुन को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं अगले दिन जब दोनों बच्चे अपनी माँ को लेकर स्कूल जाते हैं तो, जी मैडम जी, आपने बुलाया था? हाँ शशि, मैंने आपको बुलाया था। ये आप अपने बच्चों को किस तरह का खाना देते हैं? दोपहर तक इनका सारा खाना खराब हो जाता है और पूरी क्लास में बदबू फैल जाती है। इनकी वजह से बाकी बच्चे भी खाना नहीं खा पाते हैं। वो भी घर के हालात थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें रात का ही खाना दे दिया करते हैं। ठंड में तो खाना खराब नहीं होता था, लेकिन अब गर्मी है ना, शायद इसलिए खराब हो जाता है। आपने इन्हें रात का खाना दिया हो या सुबह का, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका खाना खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि बाकी बच्चों को भी दिक्कत आती है। पहले से ही 2 स्टूडेंट के घर से मुझे शिकायत आ चुकी है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चों को घर बैठाइए, जब पैसे होंगे पढ़ा लेना। टीचर की ऐसी बातें सुनकर संगीता और आशा को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और अब वो लोग बच्चों को लेकर सीधा घर आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी? हम जब से स्कूल से निकले हैं आप पूरे रात से चुप थी। टीचर की बातों को ज्यादा देर तक मत सोचिए। लेकिन आशा कहे तो वो टीचर बिल्कुल ठीक रही है ना? कब तक हम ऐसे हालातों से गुजरते रहेंगे? बिना सब्जी के हम लोगों को ठीक से पोषण भी नहीं मिल पा रहा है। बच्चे भी पहले से कितने दुबले पतले हो गए हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं भी कोई काम करूंगी और घर के हालातों को ठीक करूंगी। लेकिन भाभी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भैया के हादसे से आप अभी तक ठीक से उभरी भी नहीं हैं। रात भर सोती रहती हैं। लेकिन हम में से किसी न किसी को तो काम करना ही होगा। तुम घर पर रहकर माँ जी और बच्चों को संभालो, मैं बाहर जाकर काम ढूंढती हूँ। संगीता अब आसपास में घर की साफ सफाई का काम ढूंढना शुरू कर देती है और जल्दी एक फ्लैट में संगीता को काम मिल जाता है। ऐसे ही अब 1 से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। संगीता, आज तुम पापा जी का खाना टिफिन में पैक कर देना और मैं तुम्हें जो एड्रेस दूंगी ना, वहाँ जाकर तुम्हें देना होगा। थोड़ा ज्यादा काम है तो वो खाने पर नहीं आ सकेंगे। ठीक है मालकिन। खाना खाकर संगीता अब उसे एक टिफिन में पैक कर देती है और अपनी मालकिन के दिए हुए एड्रेस पर संगीता जब टिफिन लेकर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मालकिन का ससुर महेंद्र शहर में एक जमीन पर फार्मिंग का काम कर रहा है, जहां आसपास सारी तरह की हरी हरी ताजी सब्जियां हैं। ये देखकर संगीता, ये क्या शहर में भी लोग खेती करते हैं? और मेरी मालकिन के ससुर तो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये खेती कर रहे हैं। आसपास कितनी सारी हरी सब्जियां हैं, मन तो कर रहा है सभी को तोड़कर घर ले जाओ। अरे संगीता, आ गई तुम? लाओ जल्दी से खाना दे दो, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। बड़े मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? ये खेती वगैरह तो हम गांव में करते हैं, लेकिन आप शहर में क्यों कर रहे हैं? और आप तो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ये छोटा काम शोभा थोड़ी ना देता है। अरे संगीता, खेती करना कोई छोटा काम नहीं होता। खेती करने वालों की बदौलत ही तो आज हम खाना खा पा रहे हैं। मैं भी गांव से ही हूँ और मैंने तो सोच रखा था कि जब मेरे रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी तब मैं शहर में ही कोई जमीन लेकर खेती करूंगा। और देखो यहाँ आसपास कितनी सारी सब्जियां हैं, ये सब मैंने अपने हाथों से उगाई हैं। घर में जो सब्जियां बनती है ना, वो सब यहीं से जाती हैं।
महेंद्र की बात सुनकर संगीता को काफी हैरानी होती है और अब महेंद्र के खाना खाने के बाद संगीता टिफिन लेकर घर आ जाती है और जब रात में संगीता खाना बनाकर निकल रही होती है तो सब्जी काफी बच गई है तो तुम इसे घर ले जाओ। आज सब्जी मत बनाना, यही खा लेना तुम लोग। अपनी मालकिन के कहने पर संगीता सब्जी लेकर सीधा घर आ जाती है और जब पूरा परिवार आज काफी समय के बाद ताजी हरी सब्जी खाता है तो ये सब्जी तो काफी ज्यादा टेस्टी है, ये सच में आपने बनाई है? हाँ भाभी, सब्जी सच में ज्यादा बढ़िया बनी है। कौन सा मसाला डाला है आपने इसमें? मैं जैसी बनाती थी बिल्कुल वैसे ही सब्जी बनाई है, लेकिन फर्क इतना है वो सब्जी हम बाहर मंडी से लाते थे और ये सब्जी मेरी मालकिन की खुद घर पर उगाई हुई है। पता है उनके ससुर इस उम्र में भी खेती करते हैं, काफी बड़ी जमीन है उनकी और वहाँ पर कम से कम 10 से 15 तरह की सब्जियां होंगी। गांव में तो हर कोई अपने आंगन में ही सब्जी उगाता था, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। काश हम लोग भी गांव की तरह यहाँ शहर में भी सब्जियां उगा पाते तो कितना सही रहता ना। सब्जी उगती और हम खाते और फिर हमें सब्जियों के लिए नहीं तरसना पड़ता। सभी आशा की बात सुन में हाँ मिलाते हैं। तो वहीं इसी तरह दिन गुजरता है और अगले दिन जब संगीता अपने आंगन की धुलाई कर रही होती है कि तभी अपने आंगन की जमीन को देखकर संगीता, हमारे आंगन की जमीन बिल्कुल गांव की जमीन की तरह है। वहाँ भी हम अपने आंगन में ही सब्जियों की खेती कर लिया करते थे। अगर जमीन एक जैसी हो तो फिर खेती तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ना। संगीता के मन में जैसी ये बात आती है तो फौरन जल्दी से अंदर आकर सभी को ये बात बताती है, जिसे सुनकर अगर आपकी बात मानकर हम खेती भी करते हैं तो शहर और गांव में काफी फर्क होता है। आपकी मालकिन के ससुर जी काफी अमीर हैं, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें खेती करने के लिए काफी चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? अरे आशा, हम गांव के देसी लोग हैं, हम लोगों को तो काम ही है कि हर परेशानी का जुगाड़ से इलाज करना, तो कोई ना कोई तो जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे। लेकिन भाभी कितना ही जुगाड़ ढूंढेंगे हम? चलो माना खेती करने के लिए औजार हम कहीं से ले आएंगे, लेकिन खाद कहाँ से लाएंगे? शहर में खाद के दाम पता है कितने चल रहे हैं। अरे खाद तो हम लोग घर से भी बना सकते हैं। बहू मार्केट से जो सब्जी लेकर आती है वो खराब होती है और गलियों में रोज गायें भी तो कितना गोबर करके चली जाती है। दोनों को मिलाकर घर पर खाद ही तैयार हो जाएगी। और खेतों की जुताई के लिए जो सामान चाहिए होता है वो भी मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम तो कर ही लूंगा। मुझे नहीं पता था कि हमारे देसी जुगाड़ से खेती का नतीजा क्या होगा, लेकिन अब हम सब कोशिश कर सकते हैं। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मेहनत करके। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज रविवार का दिन होता है। संगीता और आशा घर में रखा एक बड़ा सा नीला ड्रम जो पानी से भरा था उसे खाली करते हैं और उसके अंदर सारी सड़ी गली सब्जियां डाल देते हैं। ये सब्जियां तो काफी ज्यादा कम है, इसमें तो बहुत ही कम खाद बनेगी। मैं तो